हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और हमें फाइनली पता चल चुका है कि एडम कोपलैंड के बैग के अंदर क्या है और इसके साथ ही इस वीक के कोलिजन शो पर काफी जबरदस्त चीजें हुई है। तो वो सब क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत एक ड्रीम मैच से हुई जहां पर हमें ब्रायन डेनियल्सन कात्सुयोरी शिबाटा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत एज ए टेक्निकल मैच हुई, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर ब्रायन और शिबाटा इन दोनों की तरफ से काफी जबरदस्त स्ट्राइकिंग्स देखने को मिले। और गाइज यहाँ पर ब्रायन और शिबाटा दोनों एक दूसरे पर इतने तगड़े स्ट्राइक्स कर रहे थे जो देख कर लग रहा था कि कहीं इनमें से कोई इस मैच के अंदर इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि इनके स्ट्राइक्स के पीछे की इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। और इसी बीच हमें इस मैच के अंदर दोनों की तरफ से अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले हैं और दोनों ही एक दूसरे के टारगेटेड बॉडी पार्ट्स पर अटैक कर रहे थे। लेकिन ऐसे में ही हमें जब ब्रायन इस मैच के अंदर अपने यस किक्स इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए तो ब्रायन की इंसल्ट करते हुए शिबाटा डायरेक्टली रिंग के अंदर बैठ गए। और गाइस ये देखकर मैं काफी सरप्राइज था, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रायन की यस किक्स पर शिबाटा का इस तरीके का रिएक्शन होगा। लेकिन इसके बाद जब रोल्स रिवर्स हुए तब भी ब्रायन ने बिल्कुल वैसा ही किया और नी स्ट्राइक फेस्ट के बीच में आउट ऑफ नोवेयर ब्रायन ने जब शिबाटा पर अपना फिनिशर पोसाई को नी लगा दिया तब लग रहा था कि मैच खत्म हो चुका है, पर शिबाटा फिर भी किक आउट कर पाए जो देखकर मैं काफी सरप्राइज था। और इसके बाद जब ब्रायन ने शिबाटा पर अपना सबमिशन यानी कि द बेल लॉक लगा दिया तब भी शिबाटा किस तरीके से इस मैच के अंदर बने रहे, जिस पॉइंट तक इस मैच के अंदर सभी लोग दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के चैंट्स कर रहे थे। और ऐसे में ही जब ये दोनों इस मैच के आखिरी पॉइंट्स पर एक दूसरे पर रोल अप पिन्स करने का ट्राई कर रहे थे तो ऐसे में ही ब्रायन ने शिबाटा को आउट ऑफ नोवेयर पिन कर दिया और एक फ्रैक्शन के चलते ब्रायन ये मैच जीत पाए हैं। जो देखा जाए तो इस वीक के कोलिजन शो के ओपनिंग के अंदर सच में काफी जबरदस्त मैच था, जो मेरे लिए तो एक ड्रीम मैच था, इसीलिए मैंने ये मैच काफी एंजॉय किया है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी हमने देखा कि ब्रायन और शिबाटा इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई और ऐसे ही सेगमेंट खत्म हुआ। जहां पर आपका इस मैच पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस इस मैच ने आने वाली शो की टोन सेट कर दी थी। पर इसके बाद में शो पर मर्सिडीज मोनी के लिए भी एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद में जूलिया हार्ट अपनी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप चैलेंजर ट्रिश अरोरा के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस पहली बार AEW के शोज पर किसी मैच के अंदर रसल करते हुए ट्रिश अरोरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो स्टार है, क्योंकि उन्होंने इस मैच के अंदर मैच की शुरुआत में अपने टेक्निकल मूव्स का इस्तेमाल कर वो इस मैच के अंदर जूलिया हार्ट को उनके लिमिट्स तक ले गई। लेकिन इसी चीज से बचने के लिए जूलिया हार्ट ने रिंग के नीचे जाकर ट्रिश अरोरा पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते जूलिया हार्ट इस मैच के अंदर कमबैक कर पाई। और ऐसे में ही जूलिया हार्ट ने भी इस मैच के अंदर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए। लेकिन पहले मैच के बाद ये मैच देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर यह मैच भी एक अच्छा खासा मैच रहा, जहां पर हम इस मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स के अंदर जूलिया हार्ट ट्रिश अरोरा पर अपना फिनिशर मूनसॉल्ट लगाकर यहां पर उन्हें पिन कर ये मैच जीतती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से उन्होंने अपने TBS वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर ली है तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में लेक्सी बैकस्टेज में सराया के भाई का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। और गाइस यहाँ पर बात करते हुए सराया के भाई ने एंजेलो पार्कर को एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और वो चाहते हैं कि उनका एंजेलो पार्कर के खिलाफ एक मैच हो जाए, जिससे हमें फाइनली जैक का AEW के अंदर इन रिंग डेब्यू देखने को मिल जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि जब जैक अपना डेब्यू मैच रसल करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर डेनियल गार्सिया एक 1-on-1 मैच के अंदर ली मोरियार्टी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर गार्सिया और मोरियार्टी एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करना चाहते थे, मानो कि वो यहाँ पर प्रूव करना चाहते हो कि ये दोनों ही एक दूसरे से काफी बेहतर है। जिसके चलते हमें इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त काउंटर मूव्स भी देखने को मिले हैं। पर ली मोरियार्टी के टाइगर स्टाइल के सामने भी गार्सिया अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर शेन टेलर ने भी इंटरफेरेंस कर दिया, जिससे कि मोरियार्टी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और मोरियार्टी ने इस मैच के अंदर गार्सिया पर अच्छे खासे मूव्स लगाए हैं, जहां पर मैं तो हर बार ली मोरियार्टी की टाइगर स्टाइल रेसलिंग देखकर काफी इंप्रेस होता हूं और इस बार भी इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी रही। पर जहां तक बात इस मैच के विनर की तो गाइस इस मैच के आखिर में ली मोरियार्टी के पैरों को टारगेट कर गार्सिया ने उन पर अपना सबमिशन हील हुक लगा दिया, जिससे कि ली मोरियार्टी बच नहीं पाए और उन्होंने यहाँ पर टैप आउट कर दिया और एज अ रिजल्ट गार्सिया ने ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट डायनामाइट शो पर डार्बी एलिन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं और किस तरीके से उनके पैरों की हड्डियां टूट गई है, जो बात मैंने आपको अपडेट्स के अंदर पहले ही बताई है। लेकिन इसके बाद हमें बास्टर्ड पार्क अपना कोलिजन शो पर डेब्यू करती हुई दिखाई दिए और यहाँ पर उनके अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि एरन सोलो थे, जो कि इससे पहले AEW के अंदर QTV का पार्ट थे। और ये देखकर लग रहा था कि पार्क के लिए ये मैच काफी आसान सा मैच साबित हो सकता है। पर जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही हमने देखा
कि यहाँ पर एरन सोलो ने पाक पर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और एरन सोलो के रैपिड फायर मूव्स देखकर पाक भी इस मैच के अंदर ज्यादा देर तक कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही पाक को इस मैच के अंदर ओपनिंग मिली वैसे एरन सोलो पर एक के बाद एक काफी खतरनाक स्ट्राइक्स लगाकर पाक ने आराम से उन पर अपना फिनिशर ब्लैक एरो लगा दिया। पर फिर एक बार सरप्राइजिंगली इस फिनिश से यहाँ पर मैच जीतने के बजाय पाक ने एरन सोलो पर अपना सबमिशन लगाया और पाक ने यह मैच सबमिशन के सहारे जीत लिया। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद माइक लेकर बात करते हुए पाक ने कहा कि पाक AEW के अंदर रियल कंपटीशन चाहते हैं और टोनी खान ने पाक का मैच ऐसे सुपरस्टार्स के खिलाफ करवाया है। ये सही बात नहीं है। अगर टोनी खान पाक को कंपटीशन नहीं दे सकते तो फिर पाक खुद ही कंपटीशन ढूंढ लेंगे। जो बातें पाक ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे पाक क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें शो पर ब्रायन डेनियल्सन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहां पर शिबाटा के खिलाफ के मैच के बाद ब्रायन ने मेडिटेट करते हुए यहाँ पर एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि शिबाटा और ब्रायन दोनों ही ऐसे रेसलर्स है जिन्हें कि डॉक्टर्स ने कहा था कि वो प्रॉबेबली आज के बाद उनके करियर के अंदर कभी भी रेसल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी शिबाटा और ब्रायन इन दोनों ने आज क्राउड के सामने जो परफॉर्मेंस डिलीवर की है उससे यहाँ पर ब्रायन अपने आप के लिए और शिबाटा के लिए काफी प्राउड महसूस करते हैं। पर जहां तक बात है ऑस्प्रे की तो ऑस्प्रे को लग रहा है कि ऑस्प्रे ब्रायन को पुट डाउन कर सकते हैं और उन्होंने कहा है कि ब्रायन को हराने के लिए ऑस्प्रे कुछ भी कर सकते हैं। पर ऑस्प्रे समझ ले कि ऑस्प्रे कभी भी ब्रायन जितने बेहतर नहीं बन सकते। जो बातें यहाँ पर ब्रायन ने कही जिससे आगे ब्रायन वर्सेस ऑस्प्रे मैच देखने के लिए भी काफी हाइप बन चुकी है। पर हम इस प्रोमो के दौरान देख भी सकते हैं कि ओपनिंग मैच के बाद ब्रायन के चेस्ट पर कितने खतरनाक निशान पड़े हुए थे, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद में शो पर क्लूडियो कैसनोली एक 1-on-1 मैच के अंदर लांस आर्चर को फेस करते हुए दिखाई दिए और गाइस पहली बार क्लूडियो और लांस आर्चर को एक दूसरे के आमने सामने देखकर लग रहा था कि यहाँ पर क्लूडियो लांस आर्चर की साइज को मैच कर रहे हैं, जिसके चलते लांस आर्चर के सामने भी तगड़ा चैलेंज था। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही मैच एक स्ट्रेंथ कंपटीशन के अंदर शुरू हुआ जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर मैट पर गिराने में लगे हुए थे, जिसके अंदर दोनों ही काफी देर तक फेल हुए। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर क्लूडियो ने अपनी ताकत का इजहार करते हुए लांस आर्चर को इस मैच के अंदर उठाकर फेंक दिया, जो देखकर लांस आर्चर ने भी सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर अपनी ताकत का नहीं बल्कि अपने एजिलिटी का इस्तेमाल किया और उन्हें क्लूडियो पर ऐसे ऐसे मूव्स लगाए जो देखकर मुझे लगता है क्लूडियो ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि लांस आर्चर हाई फ्लाइंग सुपरस्टार जैसे मूव्स लगा सकते हैं। पर इसी कॉन्ट्रास्ट रेसलिंग स्टाइल के चलते ये मैच भी देखने के लिए काफी मजा आ गया, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स अपने नेचर के बिल्कुल अलग से इस मैच के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिसके बीच दोनों भी इस मैच के अंदर किसी भी पॉइंट पर गिव अप करने के लिए तैयार नहीं थे। और यही देखकर जब एक टाइम के लिए क्लूडियो इस मैच के अंदर जायंट स्विंग के लिए जा रहे थे तभी यहाँ पर रेचेस ने आकर क्लूडियो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और गाइस ऐसे ही मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म हुआ जहाँ पर रेचेस और लांस आर्चर क्लूडियो पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर यहाँ पर क्लूडियो को बचाने के लिए ब्रायन आ गए, पर नंबर्स गेम के सामने ब्रायन भी कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर रेचेस ब्रायन पर अटैक कर ही रहा था। कितने में उन्हें बचाने के लिए कैट्सुरी शिबाटा स्टील चेयर लेकर आ गए और इस बार शिबाटा को देखकर रेचेस और लांस आर्चर यहाँ से भाग गए, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि शिबाटा ने ब्रायन के खिलाफ जाने के बावजूद भी यहाँ पर ब्रायन का साथ दिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे स्टोरी किस तरीके से कंटिन्यू होती है। पर यहाँ पर भी हमें ब्रायन और शिबाटा एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाते हुए दिखाई दिए। पर इसके बाद हमें शो पर लेक्सी बैकस्टेज में एंजेलो पार्कर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर एंजेलो पार्कर बात करते हुए कह रहे थे कि वो इसी वीक जैक के खिलाफ मैच चाहते हैं। पर रूबी सोहो ने एंजेलो पार्कर को रोका और कहा कि जैक का प्लान है कि एंजेलो पार्कर जब तैयार ना हो तब उन्हें चैलेंज कर उन्हें मैच के अंदर हराकर जैक के दिखाना चाहते हैं कि एंजेलो पार्कर वर्थ नहीं करते, लेकिन एंजेलो पार्कर को समझकर रहना चाहिए और जब रूबी सोहो यहाँ पर ना हो तब उन्हें जैक के खिलाफ एक मैच देना चाहिए, क्योंकि रूबी सोहो एंजेलो पार्कर के मैच के अंदर उनकी डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहती। जो बातें रूबी सोहो ने कही और इसके लिए एंजेलो पार्कर भी मान गए। तो देखना पड़ेगा कि ये 1-on-1 मैच कब होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर एक काफी जबरदस्त रिटर्निंग मैच देखने को मिला, क्योंकि काइल ओराइली अपने रिटर्निंग मैच के अंदर ब्रायन कीथ को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस काइल करीब 2 सालों बाद एक नेक इंजरी से इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रहे थे, इसलिए इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी मजा आने वाला था कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी से रिटर्न करने के बाद काइल किस तरीके से इस मैच के अंदर परफॉर्म करते हैं। पर जैसे काइल ने इस मैच के अंदर अपना फर्स्ट बम्प लिया तो गाइस देखने में लग रहा था कि उनके नेक के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि काइल बार बार इस मैच के अंदर थोड़ा सा मार खाने के बाद यहाँ पर टाइम ऑफ ले रहे थे और अपने आप को अच्छी तरीके से कूल कर रहे थे, जिस वजह से ब्रायन कीथ इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर पाए और ब्रायन कीथ ने काइल पर अच्छे खासे स्ट्राइकिंग्स कर उन पर काफी देर तक बढ़त बनाई और देखने में लग रहा था कि काइल अपनी इंजरी से रिटर्न करने के बाद इस मैच के अंदर रसल करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। पर सरप्राइजिंगली काइल ने इस मैच के अंदर अपनी रेसलिंग स्टाइल चेंज की और स्ट्राइकिंग इस्तेमाल करने के बजाय काइल ने इस मैच के अंदर सबमिशंस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जो एक सडन एक्सचेंज ब्रायन कीथ भी समझ नहीं पाए और ऐसे ही ब्रायन कीथ पर एक के बाद एक काफी खतरनाक सबमिशंस लगाकर आउट ऑफ नोवेयर काइल ने सबमिशन के सारे मैच जीत लिया है, जो देखकर खुद काइल ओराइली काफी इमोशनल हो चुके थे। और गाइस काइल के मैच जीतते ही यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम ने भी आकर उनकी जीत सेलिब्रेट की, जो काइल ओराइली
के लिए उनकी रिटर्निंग मैच के अंदर एक अच्छा खासा कमबैक था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन मुझे देखना है कि आगे काइल कितना कमाल कर पाते हैं। पर इसके बाद हमें लेक्सी बैकस्टेज में डियाना पुराजो और थंडर रोजा का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और उन्होंने पूछा कि इन दोनों ने कभी भी अपने लाइफ के अंदर साथ में काम नहीं किया, तो ये दोनों टैग टीम के अंदर किस तरीके से रहने वाली है। तो यहाँ पर डियाना पुराजो ने जवाब देते हुए कहा कि माना कि थंडर रोजा और डियाना पुराजो इन दोनों ने इससे पहले कभी भी टैग टीम के अंदर काम नहीं किया, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काम किया है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये कहकर डियाना पुराजो ने यहाँ पर यह कहा कि उन्हें थंडर रोजा पर भरोसा है कि थंडर रोजा डियाना पुराजो को विमेन चैंपियनशिप लेने के लिए मदद करेंगी। जिस पर जवाब देते हुए थंडर रोजा ने भी कहा कि पहले तो वो चैंपियनशिप थंडर रोजा ने कभी नहीं हारी थी, लेकिन फिलहाल के लिए थंडर रोजा और डियाना पुराजो टोनी स्टॉर्म के पीछे आने वाले हैं। जो बातें इन दोनों ने कही तो देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों टैग टीम के अंदर काम कर पाती है या नहीं, क्योंकि दोनों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए। पर इसके बाद हमें शो पर टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड क्वालिफायर मैच देखने को मिल रहा था, जहां पर हमें इन्फेंट्री हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करती हुई दिखाई दी। पर इन्फेंट्री के एंट्रेंस चलने के दौरान ही हाउस ऑफ ब्लैक ने इन्फेंट्री पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते इस मैच की शुरुआत से ही हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट करा था और उन्होंने इन्फेंट्री पर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और इन्फेंट्री ने इस मैच के अंदर काफी जोरदार मार खाया। लेकिन कई बार वो भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का ट्राई कर रहे थे, पर वो भी बार बार फेल हो रहा था और इन्फेंट्री की कमबैक करने की कोशिश देखकर हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ पर इतना गुस्सा हुआ कि हाउस ऑफ ब्लैक ने कम्युनिटी टेबल क्लियर कर उस पर इन्फेंट्री पर अपना फिनिशर यानी कि पायल ड्राइवर भी लगा दिया। पर जैसी बड़ी रिंग के अंदर गए वैसे ही उन्होंने शॉन डीन पर अपना फिनिशर कर्व स्टॉम्प लगा दिया और यहाँ पर वो काफी आसानी से मैच जीत सकते थे, पर अपने एरोगेंस के अंदर बड़ी मैथ्यूज ने यहाँ पर पिन नहीं होने दिया। और इसके बाद जूलिया हार्ट बड़ी मैथ्यूज के कान के अंदर कुछ कह रही थी और बड़ी मैथ्यूज शायद यहाँ पर वही करने के लिए गए और वो टॉप रोप पर जाकर शॉन डीन पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर मार्क ब्रिस्को ने यहाँ पर आकर बड़ी मैथ्यूज के सिर के अंदर स्टील चेयर मार दी, जो देखकर ब्रॉडी किंग काफी गुस्सा हो गए और ब्रॉडी किंग मार्क ब्रिस्को पर अटैक करने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। लेकिन ऐसे में रिंग के अंदर बड़ी मैथ्यूज को पिन कर सरप्राइजिंगली शॉन डीन ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है और इन्फेंट्री ये मैच जीतकर टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई हो चुके हैं। जो रिजल्ट देखकर यहाँ पर ब्रॉडी किंग भी काफी सरप्राइज थे, पर हम कह सकते हैं कि मार्क ब्रिस्को ने यहाँ पर फिर एक बार हाउस ऑफ ब्लैक को स्क्रू कर दिया है और ये देखकर मैलिका ब्लैक भी यहाँ पर गुस्से में आ रहे थे और वो यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक और मार्क ब्रिस्को दोनों पर ही काफी गुस्सा दिखाई दे रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे स्टोरी के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो पर क्रिश्चियन केज वर्सेस एडम कोपलन इस मैच के लिए हाई वीडियो देखने को मिला और हमें फाइनली एज यानी कि एडम कोपलन शो पर आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर उनके साथ उनका मिस्ट्री बॉक्स भी था। और जैसे वो रिंग के अंदर आए वैसे यहाँ पर बात करते हुए एडम कोपलन ने कहा कि लास्ट टाइम जब एडम कोपलन ने ओटावा के अंदर रसल किया था तब उन्हें लग रहा था कि वो आज के बाद कभी भी सिटी के अंदर कमबैक नहीं करेंगे, पर फाइनली वो अपने होम टाउन के अंदर अपना कमबैक कर पाए हैं। ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है। पर ये चीज और भी अच्छी होती अगर उनके फ्रेंड यानी क्रिश्चियन केज उनके साथ होते, लेकिन क्रिश्चियन केज उनके साथ नहीं है और पता नहीं जब एडम AEW के अंदर आए तब क्रिश्चियन के मन के अंदर क्या चल रहा था। क्या एडम क्रिश्चियन केज से स्पॉटलाइट छीन लेंगे या फिर क्रिश्चियन केज को बैक ऑफ द लाइन जाना पड़ेगा। पर क्रिश्चियन केज सच माने एडम कोपलन ने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो क्रिश्चियन केज की स्पॉटलाइट ले। वो सिर्फ क्रिश्चियन केज के साथ स्पॉटलाइट शेयर करते हुए एज अ टैग टीम पार्टनर AEW के अंदर परफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन क्रिश्चियन केज ने अपने ईगो के चलते अपनी 40 साल की दोस्ती खतरे के अंदर डाल दी और एडम कोपलन पर अटैक कर उन पर कंचेंटो लगाकर एडम कोपलन को हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया और इस चीज से एडम कोपलन काफी नाराज थे। पर जब एडम कोपलन हॉस्पिटल बेड के ऊपर लेटे हुए थे तभी उन्हें एक फैमिली दोस्त का कॉल आया और वो कॉल सुनने के बाद उन्हें फाइनली पता चल चुका है कि उन्हें क्रिश्चियन केज को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि मिक फोली ने किया था। जो बातें एडम कोपलन ने कही और इसके बाद एडम ने यानी कि एज ने रिवील कर दिया कि एज के मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या है और यहाँ पर एज ने एक कीले लगे हुए वुडन का स्लैब निकाला और यहाँ पर बात करते हुए कहा कि उनका फ्रेंड यानी कि स्पाइक है, जिन्हें कि एडम कोपलन ने अपने खुद के हाथों से तैयार किया है और वो भी मिक फोली के एडवाइस पर, क्योंकि उन्हें फाइनली पता चल चुका है कि वो कौन है। वो रेटेड आर सुपरस्टार और अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट है और यहाँ पर एडम क्रिश्चियन केज को खत्म करने के लिए कहीं पर भी नहीं रुकेंगे और जब क्रिश्चियन केज आई क्विट बोलेंगे तो ना सिर्फ मैच के लिए बल्कि उनकी दोस्ती के लिए होने वाला है। ये एक आइकॉनिक प्रोमो यहाँ पर एडम कोपलन यानी कि एज ने रिंग के अंदर बैठकर अपने आइकॉनिक स्टाइल के अंदर कट किया है और ऐसे ही शो ऑफ एयर गया, जिससे मैं तो आने वाले शोज को देखने के लिए काफी हाइप्ड अप हो चुका हूँ और मुझे देखना है कि आगे शो पर क्या होता है और मुझे देखना है कि आने वाले शोज पर क्या होता है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक का कोलिजन शो कैसा लगा। पर ये शो भी एक ठीक ठाक सा शो था और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?